के उदय के इस भाग के अंतर्गत हम वहाँ की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, और इसके अंतर्गत सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कृषि के बारे में। जो नए जीते गए क्षेत्र थे इस्लाम के द्वारा, यानी अरबी लोगों के द्वारा जीते गए थे, उसके अंदर जो मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि था। और ज़मीन के मालिक हैं, यानी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इन लोगों के पास जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के मालिक हैं वो बड़े किसान भी हो सकते थे, छोटे भी, और कहीं कहीं इनके ऊपर यानी जो ज़मीन है वो किसका अधिकार था? राज्य का अधिकार भी था। यहाँ जो इराक, ईरान में जो ज़मीन है वो काफ़ी बड़ी इकाइयों में थी, यानी ज़मीन है उसकी इकाई, यानी ज़मीन काफ़ी लंबी चौड़ी हुआ करती थी, जिस पर खेती कौन करते थे? किसान उसके ऊपर खेती करते थे। और ईरानी जो साम्राज्य था, ईरानी यानी जिसके अंदर जो ससानी वंश है, ससानी, और दूसरा जो इस्लामी यानी ससानी और जो इस्लामी वंश है, उसमें जो संपदा स्वामी थे वो कृषि भूमि से, यानी जो संपदा स्वामी जिनके पास भूमि रहती थी वो कृषि भूमि से कर लेकर किसको देते थे? यानी कर एकत्र करने का कार्य करते थे राज्य के लिए। यानी संपदा स्वामी हैं वो इन जो राज्य थे ससानी और इस्लामी के अंदर कर एकत्र करने का कार्य करते थे। और इस्लामी विजय के बाद में, यानी जहाँ पर इस्लाम लोग विजय प्राप्त कर लेते थे, उस क्षेत्र में जो भूमि छोड़ दी जाती थी मालिकों को द्वारा जो भूमि छोड़ दी जाती थी, और उनके ऊपर किसका अधिकार हो जाता था? फिर इस्लामी राज्य का। तो ये जो भूमि है, यानी जो इस्लामी राज्य के हाथ में आ जाती थी, वो दी जाती थी विशिष्ट मुसलमानों को। विशिष्ट मुसलमान को वो ज़मीन मिलती थी। और या फिर किसे जो खलीफा, विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्य हों, यानी मुख्य रूप से ये ज़मीन है वो किसे मिलती थी? खलीफा के परिवार के सदस्यों को, ये ज़मीन मिलती थी। और कृषि भूमि का अगर नियंत्रण की बात करें, जो कृषि भूमि है उसके ऊपर नियंत्रण है वो किसके हाथों में रहता था? राज्य के हाथों में। और अरबों द्वारा जो भूमि है, जीती गई भूमि थी, वो मालिकों के हाथ में रहती थी। यानी जो भी भूमि है अरबों द्वारा जीत ली जाती थी वो मालिकों के हाथ में रहती थी, लेकिन उसके ऊपर उन्हें खराज लगता था, यानी जो खराज कर है वो उसे उस भूमि के ऊपर देना पड़ता था। और ये जो खराज कर है वो 1/2 यानी आधे भाग से लेकर 1/5 भाग तक ये खेती की स्थिति के अनुसार था। अगर खेती की स्थिति बढ़िया है तो 1/2 भाग, और खेती की स्थिति ठीक नहीं है तो वो 1/5 भाग तक कर लगता था। और मुसलमानों की ज़मीन की अगर हम बात करें, ये तो अलग गैर यानी गैर मुसलमानों के लिए है। अगर मुसलमानों की हम बात करें तो मुसलमानों की ज़मीन पर उपज का कितना लिया जाता था? 1/10वां भाग। और इस उद्देश्य से, यानी लोगों को कम कर देना पड़े, कम कर देने के उद्देश्य से लोग फिर मुसलमान बनने लगे। जिससे यानी जब लोग इस प्रकार से मुसलमान बनना शुरू कर दिया तो फिर राज्य की आय क्या हो जाएगी? राज्य की आय कम होनी शुरू होगी। यानी कहाँ उन्हें 1/2 भाग से 1/5 भाग मिल रहा है, और जब वो मुसलमान बन जाते हैं तो वो कितना मिल जाता है? 1/10 भाग मिल जाता है। तो राज्य की आय क्या हो गई? इससे कम हो गई। तो खलीफा ने अब क्या किया? यानी खलीफा ही करेगा क्योंकि उसकी राज्य की आय कम हो रही है। तो पहले तो उसने क्या किया? जो धर्मांतरण हो रहा था, यानी इस प्रकार लोग जो मुसलमान बनने जा रहे थे कम कर देने के लिए, तो पहले तो धर्मांतरण को उसने निरुत्साहित किया कि भाई आप इस प्रकार से अपना धर्म है वो परिवर्तित नहीं करें। लेकिन जब उसके अंदर भी उसे सफलता नहीं मिली तो दूसरा काम उसने क्या किया कि कर हैं वो जो कराधान की नीति है वो सभी के लिए क्या कर दीजिए? समान कर दी। 10वीं शताब्दी की, यानी ये तो इस प्रकार से करों के लिए है। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को जो वेतन है, 10वीं शताब्दी से अधिकारियों को वेतन है वो भूमियों के राजस्व से लेने के लिए प्राधिकृत कर दिया कि आपको वेतन है वो किससे मिलेगा? भूमि राजस्व से।
और उसको क्या कहा गया, इक्ता कहा गया। और राज्य ने बहुत से क्षेत्रों में खेती के लिए बांध, नहर और कुओं का निर्माण भी करवाया। बांध, नहर और कुएं का निर्माण भी राज्य ने खेती को उत्साहित कराने के लिए करवाया। और खेती भूमि के विस्तार के लिए, यानी यहाँ जो ये राज्य था कि खेती योग्य भूमि का विस्तार हो, तो इसके लिए जो पहली बार जिस जमीन पर खेती की जाती थी उस खेती पर कर में क्या मिलती थी, रियायत मिलती थी, यानी उन्हें कम कर देना पड़ता था। यानी जिस भूमि पर पहली बार खेती होती थी उस भूमि पर करों के अंदर छूट मिलती थी। और बहुत सी नई फसलों की भी, यानी कई नई फसलें भी यहाँ उगाई गई, खेती की गई। जैसे कपास उस क्षेत्र में नहीं था, लेकिन नई फसलें फिर उगानी वहाँ पर शुरू कर दी। कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैंगन, यानी और यूरोप को भी उनका निर्यात किया गया। यानी ये इनकी खेती की गई और साथ में ही इनका निर्यात भी उन्होंने शुरू कर दिया। कहाँ को, यूरोप को। अब हम बात करते हैं शहरीकरण की। ये है कृषि अर्थव्यवस्था के तहत, और अर्थव्यवस्था के तहत अब हम बात करेंगे शहरीकरण की। जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ी, शहरों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है, यानी जो गांव के लोग हैं शहरों की तरफ आकर्षित हुए तो शहरों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। और वैसे वैसे ही इस्लाम में सभ्यता भी बढ़ी, यानी फली फूली, एक ही बात है। और बहुत से नए नए नहरों की स्थापना हुई, और जिसका उद्देश्य क्या था, अरब लोगों को बसाना, यानी शहरों के अंदर अरब लोगों को बसाना। और उसके अंदर यानी अरब जो सैनिक हैं, यानी अरब सैनिकों को बसाने की हम चर्चा कर रहे थे। जो अरब सैनिक हैं उनको वैसे झुंड कहा जाता था, झुंड। और इनके अंदर फौजी शहर हैं यहाँ पर, यानी जो अरब सैनिक की हम बात कर रहे हैं कि अरब सैनिकों को बसाने के लिए नए नए जो शहर थे, और उसके अंदर जो फौजी शहर थे उस समय वहाँ पर, उसके वो थे कुफा और बसरा। कुफा और बसरा ये कहाँ थे, इराक के अंदर। और मिस्र के अंदर थे फुसात और काहिरा। फुसात और काहिरा कहाँ पर, मिस्र में। अब्बासी खलीफा, आगे हम बात करते हैं। जो अब्बासी खलीफा थे उसके समय में 800 के करीब राजधानी के रूप में स्थापना की, आधी शताब्दी के अंदर ही। यानी अगर हम बात करें बगदाद की, यानी बगदाद राजधानी स्थापित की थी किसने, अब्बासी खलीफाओं ने। तो जब इसको राजधानी स्थापित कर दी तो आधी शताब्दी के अंदर ही इसकी जनसंख्या है वो कितनी पहुंच गई, 10 लाख पहुंच गई। यानी यहाँ मुख्य केंद्र होने के कारण लोग ज़्यादा यहाँ आने लगे, इसलिए इनकी आबादी ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। इसके अलावा जो अन्य जो पुराने शहर थे, जहाँ पर पुरानी राजधानियाँ चाहे रही होंगी, जैसे दमिश्क इस्लामी राज्य की पुरानी राजधानी रही थी, इस्फाहान, समरकंद, इनको भी नया जीवन, यानी यहाँ भी विकास ज़्यादा होना शुरू हो गया था इसके बाद में। और खाद्यान्नों और शहरी खाद्यान्नों या फिर जो भी कच्ची सामग्री थी शहरों के लिए आती थी, कच्ची सामग्री शहरी विनिर्माताओं के लिए, जैसे उसके अंदर चाहे कपास है, चीनी के उत्पादन में, यानी इन सभी के उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हो गई। और जिनसे, यानी जब इनके उत्पादन में वृद्धि हो गई तो शहरों की भी जनसंख्या और आकार के अंदर वृद्धि हो गई, आकार और जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और संपूर्ण शहरों में, यानी इस प्रकार से शहरों का क्या बन गया, एक जाल बन गया, यानी बहुत सारे शहर बन गए। और एक शहर है वो दूसरे से जुड़ गया, और जुड़ गया तो क्या बढ़ गया, कारोबार भी बढ़ गया। यानी शहरों का जाल बन गया, जाल बनने से एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया तो कारोबार भी बढ़ना शुरू हो गया। और शहर के अगर हम बात करें कि भवन किस प्रकार के थे शहर के अंदर, तो भवन है वो 2 भवन समूह होते थे। शहर के अंदर की बात करें
तो केंद्र के अंदर यानी शहर के केंद्र में 2 भवन समूह थे, 2 भवन समूह थे। एक उसके अंदर मस्जिद और दूसरा इसके अंदर मस्जिद और दूसरी थी केंद्रीय मंडी, केंद्रीय मंडी। मस्जिद में क्या होता था? सामूहिक नमाज, यानी सामूहिक नमाज अदा की जाती थी मस्जिद के अंदर। और ये जो मस्जिद है वो इतनी बड़ी होती थी कि वो बहुत दूर से भी दिखाई दे सकती थी। और केंद्रीय मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुकानें, जहाँ मंडी होती है वहाँ पर जो दुकानें हैं वो कैसी थी? कतार के अंदर, यानी दुकानें कतार में होती थी। और यहाँ पर व्यापारियों के आवास, यानी जो व्यापारी लोग थे उनके आवास, और जो सराफ था, मुख्य रूप से जो सराफ था उसका कार्यालय भी यहाँ पर होता था। सराफ का कार्यालय और व्यापारियों का आवास यहाँ पर होता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे शहर के प्रशासक हैं, विद्वान, व्यापारी, इनके घर, यानी इन सभी के घर कहाँ होते थे? केंद्र के निकट होते थे, यानी जो केंद्र है केंद्र के निकट ही इनके घर होते थे। और इसके अलावा जो अन्य प्रकार के लोग हैं, जैसे सामान्य नागरिक हैं या फिर सैनिक, ये कहाँ होते थे? ये इनके जो क्वार्टर थे या फिर जो इनके घर थे वो बाहरी घेरे में होते थे, यानी केंद्र में न होकर बाहरी घेरे में इसके घर होते थे। और प्रत्येक में, यानी जो जहाँ जैसा भी है उसके प्रत्येक के इस प्रकार के एरिया के अंदर मस्जिद, सिनेगोग, गिरजाघर, स्नान घर, सभा स्थल, यानी ये सब चीज़ें वहाँ पर लगभग थी। वहाँ पर स्नान घर का मतलब, यानी ये लोग इसे अरबी के अंदर क्या कहते हैं? हमाम कहते हैं। तो शहर के इलाकों में यानी इस प्रकार के एरिया हुआ करते थे। और जो बाहरी इलाके थे शहर के अंदर, बाहरी इलाकों में यानी शहर के बाहरी इलाकों में क्या हुआ करते थे? एक तो गरीबों के मकान, गरीब बाहरी इलाकों में रहते थे। इसके अलावा जो देहातों के अंदर जो क्या लगती थी? सब्जी और जो फल हैं, फल के लिए जो बाजार लगता था, वो सब कुछ, यानी देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फल के लिए बाजार लगता था, वो बाहरी इलाकों के अंदर। और इसके अलावा जो अस्वच्छ प्रकार की जो दुकानें थी, अस्वच्छ दुकानें, यानी जैसे चमड़ा साफ करना या फिर रंगने की, कसाई की, ये दुकानें भी कहाँ होती थी? बाहरी इलाकों के अंदर होती थी। और शहर की दीवारों के बाहर, यानी शहर की जो दीवारें हुआ करती थी, बाहरी दीवारें, उसके बाहर क्या हुआ करता था? कब्रिस्तान और सराय, ये शहर के बाहर होते थे। और सराय में लोग उस समय आराम करते थे, यानी सराय किसी के लिए यानी एक प्रकार से धर्मशाला। और इसमें लोग कब आराम करते थे? जब शहर के दरवाजे बंद हो जाते थे। शहर के दरवाजे बंद, तो फिर कहाँ रहना पड़ता था? सराय में ही रहना पड़ता था। और सभी, अगर हम नगरों की बात करें तो सभी नगरों का नक्शा है वो एक जैसा नहीं था, एक जैसा नक्शा नहीं था। वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार यानी अर्थव्यवस्था के तहत अगले टॉपिक कृषि और शहरीकरण के बाद में हम चर्चा करते हैं वाणिज्य और व्यापार की, यानी राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ और विलास वस्तुओं की मांग, यानी जो विलासिता की वस्तुएं, इन चीज़ों ने विनिमय के दायरे का, यानी किसी भी चीज़ के बदले में कुछ भी लेना है तो विनिमय के दायरे में क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। यानी राजनीति काफ़ी लंबे क्षेत्र के अंदर, यानी एक राजा का अधिकार हो गया, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता और विलास वस्तुओं की जो भी हैं उनकी मांग हुई, तो विनिमय के दायरे का क्या हो गया? विस्तार हो गया। और 5 शताब्दियों तक अरब,
और ईरानी, यानी जो ये व्यापारी थे, अरब व्यापारी थे या फिर ईरानी व्यापारी थे, यानी 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत, यूरोप, इनका जो सामुद्रिक व्यापार था, यानी जो समुद्री व्यापार था, उस समुद्री व्यापार पर इनका क्या था, एकाधिकार था। 5 शताब्दियों तक इनका एकाधिकार रहा। और व्यापार के जो मुख्य रास्ते थे, यानी यहाँ जो व्यापार के रास्ते थे वो कौन से थे, एक तो लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी। ये व्यापार के 2 मुख्य रास्ते थे। और कौन कौन सी चीज़ों की बात करें, कहाँ कहाँ से क्या आती थी, तो मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की जो भी सामग्री है, जो भी बनते थे, बारूद को कहाँ से, भारत और चीन से। और कहाँ को, लाल सागर जो है, यानी हमने अभी की जो 2 प्रकार के रास्ते हैं, लाल सागर और फारस की खाड़ी, तो लाल सागर के पतनों, कौन कौन से हैं लाल सागर के पतन हैं, जैसे अदन और एदाब, अदन और एदाब। और फारस की खाड़ी के जो पतन हैं, यानी लाल सागर के पतन तो ये हैं, और जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के पतन कौन से, सिराफ और बसरा तक उनको ले जाया जाता था। यानी इन पतनों तक ये इस प्रकार से जो भी मसाले हैं वो भारत और चीन से लाल सागर के इन पतनों पर और फारस की खाड़ी के इन पतनों पर जाता था। और यहाँ से माल को, यानी यहाँ माल चला गया इस क्षेत्र के अंदर, और यहाँ से माल फिर किस पर जाता था, ऊँटों पर, ऊँटों के काफिलों पर। और यहाँ से ऊँटों के काफिलों पर वो अलग अलग जगह चले जाता था, जैसे बगदाद जाना है, या फिर दमिश्क जाना है, या इसके अलावा एलेप्पो। इन शहरों के अंदर फिर किसके ऊपर जाता था, ऊँटों के ऊपर जाया करता था। और भूमध्य सागर की जो सिकंदरिया है, भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के जो पतन है, सिकंदरिया का जो पतन, सिकंदरिया पतन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को, यानी इस पतन से निर्यात कहाँ किया जाता था, यूरोप को। तो यूरोप को जो निर्यात किया जाता था, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता था, यहाँ पर यहूदी व्यापारियों द्वारा, यहूदी व्यापारियों द्वारा, जिनमें कुछ सीधे भारत से भी व्यापार करते थे। यानी इसके अंदर सीधे कई इस प्रकार के उल्लेख हैं कि वो सीधे भारत से व्यापार करने का भी उल्लेख मिलता है। और ये किस में देखा जाता है, गेनिजा संग्रह के अंदर, गेनिजा संग्रह में परिरक्षित अनेक पत्रों के ऊपर इसको देखा जाता है। और 4वीं शताब्दी की हम बात करें तो 4वीं शताब्दी में व्यापार और शक्ति, व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में, यानी व्यापार और शक्ति का ज़्यादा विकास कहाँ होता है, एक तो देखो कायरा के उभर के ने के कारण, यानी कायरा है वो उस समय उभर के ऊपर आ गया था। और जो इटली के जो व्यापारिक शहरों से, यानी जो इटली के व्यापारिक शहर थे, से पूर्वी माल की बढ़ती मांग के कारण, यानी यहाँ से जो माल है वो पूर्वी की तरफ मांगे बढ़ने के कारण लाल सागर का महत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 4वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी के बजाय लाल सागर का महत्व क्यों बढ़ गया, क्योंकि व्यापार और केंद्र की शक्ति के रूप में कौन हो गया, कौन उभर के सामने आ गया, कायरा। और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की मांग की बढ़ने के कारण लाल सागर का महत्व ज़्यादा हो गया। और अगर हम बात करें पूर्वी सिरे की, पूर्वी सिरे में जो ईरानी व्यापारी थे, पूर्वी सिरे में ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं
जिनमें यानी जो इसके अंदर जो चीनी वस्तुएं हैं उसके अंदर मुख्य रूप से कागज शामिल था। चीनी वस्तुएं लाने के लिए ईरानी व्यापारी चाहे मध्य एशियाई वस्तुएं ले आए या फिर चीनी वस्तुएं ले आए, तो ये सब लाने के लिए वो कहाँ से होते हुए कहाँ को जाते थे वो अपने को देखना है। तो ये जाते थे कहाँ से, बगदाद से और बुखारा, समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से, बुखारा समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से कहाँ जाते थे, चीन जाते थे। तुरान का वाणिज्यिक तंत्र, तुरान का वाणिज्यिक तंत्र, ये तंत्र की हम बात करें तो जो यूरोपीय वस्तु थी, यूरोपीय वस्तुओं फर, स्लाव गुलामों, फर और स्लाव गुलामों के व्यापार के लिए, और उत्तर में ये कहाँ तक फैला था, उत्तर की हम बात करें तो ये उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला था, स्कैंडिनेविया तक ये फैला था। क्या? तुरान का वाणिज्यिक अक्षेत्र। और इन वस्तुओं की अदायगी के लिए, यानी जो ये वस्तुएं थी, इन वस्तुओं की अदायगी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, इस्लामी सिक्के। इस्लामी सिक्के हमें मिले हैं कहाँ से, वोल्गा और बाल्टिक क्षेत्र से, वोल्गा और बाल्टिक क्षेत्र से बड़ी संख्या में ये सिक्के मिले हैं, जो किसको सिद्ध करते हैं, तुरान के वाणिज्यिक अक्षेत्र को। और इन अगर हम अक्षेत्र की बात करें तो इन बाज़ारों में, यानी इनका जो ये बाज़ार हुआ करते थे, उन बाज़ार के अंदर तुर्क गुलाम भी खलीफाओं और सुल्तानों के बाज़ार में खरीदे जाते थे, खलीफाओं और सुल्तानों के दरबार में खरीदे जाते थे। और अन्य वस्तुओं की हम बात करें कि क्या क्या है, वो कहाँ से मंगाया जाता था, तो सोना कहाँ से, अफ्रीका से, सूडान से अफ्रीका में, चांदी मध्य एशिया से, और कहाँ से मध्य एशिया में, जरफसन की घाटी से, जरफसन घाटी। और अन्य जो कीमती धातु और सिक्के यूरोप से आते थे, यानी ये सब चीज़ें, सोना अफ्रीका, सूडान, चांदी मध्य एशिया, जरफसन घाटी, और कीमती धातु और सिक्के हैं वो कहाँ से आते थे, यूरोप से आते थे। और मध्यकाल में मुस्लिम जगत ने अदायगी और व्यापार की व्यवस्था के बढ़िया तरीकों का इन्होंने विकास किया। चाहे किसी चीज़ की अदायगी, यानी कोई चीज़ सामान खरीद लिया, उसके बदले के अंदर क्या देना है, और उनका जो व्यापार था, इन सभी के बढ़िया तरीकों को विकास किया इन्होंने। बढ़िया तरीकों में देखो जैसे किस प्रकार के थे, एक जो देखते हैं हम, साख पत्थर, इसके अंदर इन्होंने साख पत्थर की शुरुआत की। साख पत्थर यानी जिसे सक्का कहा जाता है उनकी लैंग्वेज के अंदर, और अपने इंग्लिश के अंदर इनको क्या कहा जाता है, चेक, यानी हिंदी में क्या है, ये साख पत्थर। और साख पत्थर और हुंडियों, साख पत्थर और हुंडियों का उपयोग ये करते थे किसके लिए, धन को एक जगह से दूसरी जगह, और धन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में अंतरित करने के लिए ये किसका उपयोग करते थे, साख पत्थर और हुंडियों का उपयोग करते थे। और व्यापारियों द्वारा अगर हम बात करें, व्यापारियों द्वारा पारिवारिक व्यापार स्थापित किया जाता था। पारिवारिक व्यापार यानी जो पिता है उसके बाद में उसका परिवार है, पुत्र हैं, वो आगे व्यापार करें।
और अपने कार्य संचालन के लिए वो किसको लगाते थे? गुलामों को भी काम पर लगाते थे, और ये एक आम रिवाज था वहाँ पर, यानी कार्य संचालन के लिए गुलामों को लगाना और पारिवारिक व्यापार है वो स्थापित करना। इसके अंदर हम बात करते हैं, एक वर्ड है मुजरबा, यानी जिसमें जो निष्क्रिय साझेदार है, यानी मुजरबा क्या है? साझेदार क्या रहेगा? यानी वो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या लगाएगा? पूंजी लगाएगा। यानी निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी लगाएगा कहाँ? कारोबार के अंदर। और कारोबार के कामों में देश विदेश में जाने वाले सक्रिय जो सौदागर थे उनको अपनी जो पूंजी सौंप देना है, वो क्या कहलाता था? मुजरबा कहलाता था। यानी जिसमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश में जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे, जैसे प्रबंध भी उस समय वहां पर थे। अलिफ लैला की हम बात करें कि इस प्रकार के जो गुलाम हैं इनके कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो अलिफ लैला मतलब 1001 रातें की कहानियों में हमें ये देखने को मिलते हैं, जैसे नाविक, सौदागर, गुलाम, शराफ जैसे पात्र हमें वहाँ पर मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है उनसे। कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।